नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। किसका होगा राज तिलक? लगातार हमारी महा कवरेज जारी है। पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं तीसरे दौर का मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और चुनाव का हर रंग, हर तस्वीर सबसे पहले आज तक पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब सीधा हाथरस आपको लिए चलते हैं। नेहा बाथम वहां पर मौजूद है। और नेहा, अब तक सुबह 11 बजे की अगर बात की जाए तो 22.80% मतदान हो चुका है। किस तरह के चुनावी रंग आप वहां देख रही हैं? धन्यवाद मलिका। आज तक ये खास पेशकश सीधे हाथरस से हम लेकर आए हैं और 6 घंटे का मतदान लगभग यहाँ पर पूरा हो चुका है। और हाथरस, जैसा कि आपने कहा, यहाँ पर 22% से ज्यादा वोटिंग, और सुबह हमने देखा था कि काफी ज्यादा वोटिंग हुई थी यहाँ पर लगभग 9 से 10 बजे के बीच। लेकिन एक बार फिर से ये पिकअप हो चुका है। मेरे ठीक पीछे ये सभी मतदान केंद्र आप देख सकते हैं, जहां पर इस वक्त संख्या थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन लोगों का आना बादस्तूर जारी है। लेकिन यही सिलसिला बरकरार रहे शाम तक, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमने पिछले दौर के मतदान में भी देखा था कि वोटिंग दोपहर के वक्त थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। लेकिन आज फोकस पंजाब पर है, जहां सभी 117 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण का ये उत्तर प्रदेश का मतदान, जहां पर 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। लेकिन सबका फोकस इस वक्त करहल पर बना हुआ है, जहां से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। क्या करहल से वो ये सीट जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि कैसे परिवार ने हम साथ साथ हैं की तस्वीर दिखाई, चाहे वो राम गोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, सब एकजुट एक साथ नजर आए। डिंपल यादव भी आज मतदान करने पहुंची, क्योंकि कन्नौज सीट पर आज वोट डाले जा रहे थे। लेकिन इस बीच लड़ाई बेहद दिलचस्प है, सिर्फ करहल पर ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार हमलावर हो रहे हैं अखिलेश पर। अखिलेश लगातार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन एसपी सिंह बघेल, जो कि चुनौती दे रहे हैं बीजेपी से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो इस पूरे करहल सीट का आकलन कर रहे हैं, ये आपको दिखा देते हैं। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द कैसे समझेंगे? जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जो सरकार मजदूरों को पैदल पैदल चलाई, और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, किस तरीके से किसान बर्बाद हो गया। एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है, एक परिवार वाला ही परिवार के प्रति जो दायित्व है वो समझ सकता है, एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है। एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है सिलेंडर महंगा हो जाए? इस उत्तर प्रदेश में पहले केवल एक सफाई महोत्सव होता था, महोत्सव के आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था किस महोत्सव का मतलब क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महोत्सव का मतलब अयोध्या के दीपोत्सव से होता है। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है। लेकिन सपा की सहानुभूति किसके प्रति है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी, माफिया और आतंकवादियों की प्रति है। नहीं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। उन्हें स्वार्थ जहां दिखाई देगा, कभी समाजवादी पार्टी में थे, कभी बसपा में थे, आज बीजेपी में है, कल कहाँ होंगे? कल हो सकता है बसपा में हो, कल हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाए। उनका क्या है? वो तो केवल यहाँ किसी दिल्ली वाले बड़े नेता ने उन्हें कहा कि जाओ करहल में कुछ माहौल बनाओ, वो माहौल बनाने आए थे। इस बार साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। इस बार पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच जाएगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू की थी, 47 सीट से 325 आए थे, ये दोबारा 47 पर पहुंच जाएंगे। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। कमजोर सीट पर 3 बार जाया जाता है और मजबूत सीट पर जाया ही नहीं जाता। फिर आपको ये टिकट किसी ने दी नहीं है, आपने पिक एंड चूज किया, तो इतना परेशान क्यों है? घर के 6 लोगों से यहाँ क्यों वोट मंगवा रहे हो? तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार झूठ बोलती आ रही है। जो तमाम वादे उन्होंने किए, विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद लगातार अनुराग ठाकुर भी हमलावर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए।
मैंने कल भी कहा था, अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अबूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं उनके साथ हूं तो वो भी मेरे साथ हैं। और जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हमलों के बाण चल रहे हैं और उसका जवाब भी अखिलेश यादव एक एक करके दे रहे हैं। उन्होंने अनुराग ठाकुर का जवाब दिया, लेकिन बीजेपी से ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वो चुनाव के तीसरे चरण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आगे किस तरह की उम्मीदें हैं पार्टी की, अब ये सुनाते हैं आपको। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या लग रहा है? पहले के 3 चरण मिला के वोटिंग तो खत्म हो जाएगी शाम तक, क्या असेसमेंट है आपका? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि जो प्रथम द्वितीय चरण थे उनके प्रारंभ में ही सपा का सफाया हो चुका था और उनके सहयोगी दल हर बार की तरह अगले बार भी बदलेंगे लगता है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस का सहयोग हुआ वो बदल गया, उसके बाद बीएसपी का सहयोग हुआ वो बदल गए, क्योंकि एक हार के बाद दूसरी हार और बड़ी होती जा रही है। अभी तीसरी हार जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें पहले नंबर के लिए कोई मुकाबला नहीं है। दूसरे नंबर के लिए सपा, बसपा, एमआईएम और कांग्रेस में रस्साकसी है। तीसरे चरण का चुनाव है सर, और अब एक फोटो भी आई जिसमें मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश तीनों एक साथ हो गए, परिवार एक नजर आया। उससे खतरा तो नहीं है बीजेपी को? फोटो से अगर प्रभाव पड़ा होता तो बहुत सारी फोटोएं आजकल बाजार में हैं। फोटो से नहीं, अंतर्मन के सम्मान से ही लोगों के दिल में उसका प्रभाव पड़ता है। फोटोओं का कोई प्रभाव नहीं होता। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी से सैफई से जुड़ गए हैं। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी भी सैफई से हैं। वहीं तंसीम हैदर मेरे साथ झांसी से जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा इस वक्त फिरोजाबाद में लाइव मौजूद है। लेकिन सबसे पहले सैफई का रुख करते हुए मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या का। अर्पिता, आपने तमाम समाजवादी पार्टी के दिग्गजों से बात करी, जिसमें शिवपाल यादव अहम तौर पर देखे जा सकते हैं। एक वक्त ऐसा था जब शिवपाल यादव बेहद नाराज थे अपने भाई से, अपने भतीजे से। अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब मेल मिलाप भी हो गया है, साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन उम्मीदें किस तरह की हैं? क्योंकि जब बस में अखिलेश यादव इंटरव्यू दे रहे थे तो कई लोगों ने निशाना साधा और ये कहा कि शिवपाल यादव को सीट तक नहीं दी। बिल्कुल, देखिए ये बात जब मैंने ये सवाल जब उनसे किया, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो मैंने ये पूछा कि अब क्या परिवार एक साथ है, क्योंकि अपर्णा छोड़कर चली गई है समाजवादी पार्टी को, तो और कई समाजवादी पार्टी के जो इस परिवार के एक तौर पर कहे उनको टिकट नहीं मिला है। तो मेरा सवाल उनसे ये भी था कि क्या कोई नाराजगी अब और परिवार में लोगों को भी देखने को मिल सकती, क्योंकि अपर्णा सीट चाह रही थी, सीट नहीं मिली तो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रही है। मैंने कहा क्योंकि आप शिवपाल यादव हैं, दूसरी पार्टी आपने बना ली, इसलिए आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्या, या परिवार, क्योंकि किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिला, इसमें आपको टिकट मिला। उन्होंने कहा कि ये सब बातें अब ऊपर उठ चुकी हैं। उन्होंने ये भी सीधे तौर पर कह दिया कि बीजेपी का परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार की भावनाओं को समझेंगे नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर यह दावा भी कर दिया कि ये सिर्फ जहां पर अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव आए, उनकी पत्नी डिंपल यादव आई थी, उससे पहले रामगोपाल आए, शिवपाल भी यहीं पर आए, उन सब ने मतदान किया, वो मतदान करके यहां से जा चुके हैं। लेकिन ये जो यशवंत नगर सीट है जिसके अंदर ही एसएफआई आता है, वो सीट पर कब्जा एक तरीके से कहे तो अभी तक शिवपाल यादव का ही रहा है। और एक बार फिर से वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें भी वो 1 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। ये दावा जब उनसे हमने खास बातचीत की तो उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहराया। जल्दी से आपको बूथ की तस्वीरें दिखा दें। ये जो बूथ आप देख रहे हैं, यहीं पर ही सुबह से तांता लगा हुआ था, लोगों का भी हाई प्रोफाइल, जितने लोगों की किस्मत आज बंद होनी थी ईवीएम में, वो लोग भी यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे। अखिलेश यादव पहुंचे। तस्वीरें आप दिखाएं अर्पिता। उससे पहले एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, जब शिवपाल यादव इतना मजबूती से अपना दावा वहां से ठोक रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से
अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, उससे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं शिवपाल यादव को या फिर समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट के नाम पर, पार्टी के नाम पर, किसके नाम पर वोट करना चाहिए। लेकिन नेहा देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज और देखी, जिन लोगों से अगर आप बात कीजिए, जो स्थानीय लोग हैं, वो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिवपाल ने अपनी पार्टी बना ली तो क्या ये परिवार अलग हो गए। वो जो बंटने वाली बात है वो यहाँ से हुई नहीं, और ये बात अखिलेश भी समझ रहे थे कि शिवपाल के अगेंस्ट वो किसी को उतारते हैं तो जो शिवपाल के हार्डकोर जो उनके फैंस हैं या जो उनको फॉलो करते हैं या जो उनको वोट करते हैं वो उनको ही वोट करेंगे, इसलिए ही शायद ये साथ वापस से कायम हुआ है। लेकिन यहाँ आम लोगों की नजर में शिवपाल यादव एक ऐसा परिवार का सदस्य, ऐसे एक ऐसा चेहरा जिस पर वो उतना ही भरोसा कर रहे हैं जितना मुलायम सिंह यादव पर कर रहे थे, तो इसका कोई यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं था। लोगों में कोई कंफ्यूजन इस लिहाज से नहीं था, चाहे परिवार में फूट हो ना हो। कल को अगर संभावनाओं पर बात करें, अपर्णा बीजेपी की बेहद अहम बात यहाँ पर आपने बताई अर्पिता कि लोगों के दिमाग में कम से कम ये इस वक्त असमंजस की स्थिति नहीं है कि वो वहां पर किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, क्योंकि भले ही अब परिवार एकजुट हो गया हो, पूरा परिवार और कुनबा एक साथ नजर आ रहा हो, लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि अपर्णा यादव जो कि उनकी छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की, वो पार्टी छोड़कर जा चुकी हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीधे रुख करेंगे झांसी का, जहां से मेरे सहयोगी तंसीम हैदर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, देखिए झांसी ये वो जगह जहां पर हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में साफ तौर पर जीत का दम भरते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस बार पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा गुंडई का, गुंडाराज का, माफिया का, और बुलडोजर एक बार फिर से चालू होगा। जी नेहा, ये वो सरजमीन है जिसे कहा गया कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी है, बुंदेलखंड की 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है और झांसी की 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये 4 की 4 सीटें फिलहाल इस पे बीजेपी काबिज है। यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री यहाँ जब आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये बात बहुत उसके ठोक के बोली कि अब सफाया होने वाला है। लेकिन इस सफाया कैसे होना है, किसका होना है, ये अब जाहिर सी बात है कि कोई नेता नहीं तय कर रहा है। ये जो मतदाता हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो पोलिंग बूथ हैं, ये मतदाता तय करेंगे कि किसकी सरकार बनानी है, किसे वोट देना है, किसे जिताना है। लेकिन जहां तक झांसी की बात करें, झांसी में अभी के वक्त तक 23% से ज्यादा मतदान हो चुका है और झांसी का रिकॉर्ड रहा है, आपको बता दूं कि 48% से ज्यादा मतदान नहीं हुआ। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो थोड़ा यहाँ पे बढ़ेगा। तो और बाकी की जो 4 सीटें हैं यहाँ पे अलग अलग, जो गिरोठा सीट है, जो मऊ रानीपुर है, सदर है, मैं सदर सीट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो रवि शर्मा है विधायक, वो 2 बार विधायक रहे हैं, 2012 में, 2017 में भी, और अब वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और दिलचस्प बात ये है कि जो बीएसपी से जो सेकंड नंबर पे रहे थे लगातार 2 चुनावों में, उनको इस बार सपा ने टिकट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो मुकाबला है वो बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे भी जो इक्वेशंस हैं वो भी बड़ी जबरदस्त है। वहां पे हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाइनें हैं वो यहाँ से ज्यादा हैं। शहरी बूथों पे थोड़ा सा लोगों को फैसिलिटीज ज्यादा मिली हैं, तो वो बहुत ज्यादा लाइनें नहीं देखने को मिलेंगी आपको शहर पे। लेकिन गांव ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे तो लंबी लाइनें लगी हुई लोगों की और लोग भरपूर वोट कर रहे हैं। यही वजह है कि झांसी के बबीना क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतों का प्रतिशत देखा गया है। तो जाहिर है कि पोलिंग हो रही है और अब मतदाता तय करेंगे। नेताओं और राजनेताओं को जो कहना था वो अब कह चुके, अब वक्त है वो मतदाताओं का है। नेहा, बिल्कुल उनकी किस्मत का फैसला मतदान पेटियों में कैद हो चुका है और 10 मार्च को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से झांसी में अपना किला मजबूत करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है, फिरोजाबाद का रुख कर लेते हैं। वहां से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिरोजाबाद में किस तरीके की हवा बह रही है? क्या वहां पर भी सुबह से जिस तरीके का मतदान प्रतिशत देखा जा रहा है उससे कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा निर्णायक हो सकता है इस बार फिरोजाबाद का फैसला?
देखिए बिल्कुल नेहा, फिरोजाबाद का जो फैसला है वो बहुत निर्णायक हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब 2017 के अंदर चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी काबिज हो गई थी। एक सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और समाजवादी पार्टी के वो जो विधायक है वर्तमान में हरिओम यादव, वो जो है कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से फिरोजाबाद के अंदर जो है मतदाता जो है लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और वो वोट करें। और आप देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर, और ये शहरी इलाका है फिरोजाबाद का। ये फिरोजाबाद जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, और वो इंडस्ट्रियल बेल्ट जहां से कांच का सामान बनता है, जहां देश की सबसे खूबसूरत चूड़ियां बनती हैं, जो एक छोटी सी चोट पर टूट भी जाती हैं और वो चूड़ियां कहीं ना कहीं लोगों को लुभा भी जाती हैं। तो अब देखना यह है कि फिरोजाबाद का मतदाता किसकी तरफ जाता है। क्या वो असली मुद्दों पर रहेगा, बेरोजगारी, महंगाई और साथ ही साथ जो है वो इन मुद्दों के ऊपर, या जात पात के नाम पर फिर से एक बार यहाँ का मतदाता बटेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने की थी 2017 में, 19 में और 14 में, उस सोशल इंजीनियरिंग को क्या अखिलेश यादव को भेद पाएंगे और इस बार क्या उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी। लेकिन इतना जरूर है कि फिरोजाबाद में जो मुकाबला है वो बड़े कांटे का है। समाजवादी पार्टी और ये मुकाबला जो है सीधा सीधा जो है वो बीजेपी के बीच में दिख रहा है। मैं जिस सीट पर हूं वो फिरोजाबाद की वो सीट है जहां से मनीष असीजा 2 बार के सिटिंग विधायक हैं। उनका ये दावा है कि उन्होंने इतना विकास कार्य किया है कि उनके विकास कार्य के नाम पर ही जो है वो वोट मिलेगा। लेकिन क्या विकास के मुद्दे को लेकर बेरोजगारी और महंगाई कहीं पीछे छूट जाएगी, ये देखने वाली बात है। कि अन्य मुद्दे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या उद्योग धंधों का, ये माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय के अंदर फिरोजाबाद के अंदर जो है वो उद्योग धंधे कुछ बंद हुए हैं और लोगों के अंदर बेरोजगारी ज्यादा हुई है। अब देखना यह है क्या वोट बेरोजगारी पर पड़ेगा या जात पात पर। ठीक है हिमांशु, लौटूंगी मैं आपके पास। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इस बार जातीय समीकरण हावी रहता है, स्थानीय मुद्दों को लेकर लोग ज्यादा सजग हैं, या फिर किसी और मुद्दे पर ही इस बार मतदान होने वाला है। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन 10 मार्च को ही तस्वीर साफ हो पाएगी और ये मालूम चल पाएगा कि आखिरकार इस बार किस जगह पर, किस आधार पर वोट डाले गए। हाथरस में लगभग 22% मतदान पूर्ण हो चुका है। लगभग 6.5 घंटे के वक्त में जो तीसरे चरण की 59 सीटों का मतदान है वो ज्यादा उत्साहपूर्ण तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक कहा जा सकता है। हो सकता है शाम तक अच्छे मतदान प्रतिशत के साथ इस बार की 59 सीटों पर मतदान किया जाए। पंजाब में पूरी 117 सीटों पर आज ही वोट डाले जाने हैं। लेकिन इस बीच हमारे 59 रिपोर्टर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर, ताकि कोई सीट ना रह जाए। वहां की पूरी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता रहे हैं कि कैसे यादव परिवार के लिए आज एक बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज करहल में वोट डाले जाने हैं, जसवंत नगर सीट पर वोट डाले जाने हैं। इसीलिए पूरा का पूरा यादव कुनबा आज सुबह से ही एक्टिव है। हमने बात करी अखिलेश यादव से, हमने साथ ही बात करी उनके चाचा शिवपाल यादव से, और हमने देखा था आपसे कुछ दिन पहले कैसे अचानक अपनी बीमारी के बावजूद अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव भी उनके प्रचार के लिए पहुंचे थे, उनके लिए वोट मांगे थे। लेकिन आज का दिन इसलिए अहम क्योंकि आज पूरा यादव परिवार एक साथ, एकजुट और ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम साथ साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है, एक परिवार वाला ही परिवार के प्रति जो दायित्व है वो समझ सकता है, एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है, एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है सिलेंडर महंगा हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और पहले और दूसरे फेज में वोटिंग अच्छी हुई। आप देखेंगे तीसरा फेज भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। नहीं, मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी इस बार बहुत सारे लोगों को लेकर साथ चली है और हमने अलग अलग रंगों का गुलदस्ता सजाया है और सब अपना काम कर रहे हैं। इस बार जसवंत नगर से तो 1 लाख पार करेंगे। इसी तरीके से अखिलेश यादव करहल से 1 लाख पार करेंगे। अब कंपटीशन और किसी से नहीं है, तो चाचा भतीजे कंपटीशन कौन ज्यादा से जीते। तीसरे चरण ने तय कर दिया है कि
अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री से कोई रोक नहीं सकता है। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरे फेज में जनता बड़े सब के सब लोग आए, साइकिल का बटन दबाएं, योगी को हटाएं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं, ये उनसे अपील करता हूं। अकेले अखिलेश ने पूरे बीजेपी को ऊपर से लेकर नीचे तक पानी पिलवा दिया, परेशान है, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, क्या उसका अर्थ है। बीजेपी जो है इट इज गोइंग टू लूज एवरी सीट। तो आज कोई भी मतभेद, कोई भी दरार इस यादव परिवार में दिखाई नहीं दे रही है। पूरा का पूरा यादव परिवार एक ही सुर में बोल रहा है, योगी को हटाओ, सपा को वोट दो, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। ये तमाम बातें यादव परिवार की ओर से कही जा रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज बेहद अहम दिन है इस परिवार के लिए। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे सैफई से जुड़ गई है। अर्पिता, आप तो कल से ही वहां पर मौजूद हैं। सैफई जो कि गढ़ माना जाता है, वहां पर कितने आयोजन हमने देखे हैं यादव परिवार की ओर से, वहां के लोग किस तरीके से यादव परिवार से जुड़े हुए हैं ये भी हमने देखा है। लेकिन क्या वक्त बदल चुका है, तस्वीर बदल चुकी है, या फिर जस की तस स्थिति बनी हुई है, यादव परिवार का ही वहां डंका बजता है? बिल्कुल, और देखिए यहाँ अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। जहां वो अगर आप तस्वीर देखिए, वो देखिए घोड़े पे सवार एक शख्स जो है वो पहुंचा है मतदान करने के लिए, कुछ अलग ही अंदाज से वो पहुंचा है। और इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब ट्रैक्टर में सवार होकर महिलाएं यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचती है, तो अंदाज एकदम अलग है। और यहाँ बाकायदा घोड़े पर चढ़कर ये सीढ़ियां भी लांघते हुए ऊपर तक पहुंच गए, जिनको अभी कहा गया कि थोड़ा नीचे आ जाए। अरे भैया, ये घोड़ा उड़ा लेकर आ गए आप? और क्या जी, मतदान करने के लिए? और कैसे? अच्छा, तो कितने दूर से आए घोड़े पे सवार होके? 10 किलोमीटर से आए जी। 10 किलोमीटर से? तो ये आइडिया कैसे सूझा कि घोड़े पे बैठ के चले? साइकिल है नहीं जी, तो और बाकी कोई साधन? बाकी कोई साधन नहीं जी। अच्छा, तो आपको लगा आप सिखा रहे हो उनको? नहीं, शौक तो है ही जी। 2 लाख की घोड़ी ली, बिना शौक के कोई लेगा? अच्छा, तो शौक में सोचा एकदम बढ़िया ये जो त्योहार है इसको मनाया जाए घोड़े में बैठकर। चलिए, तो ये देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं अलग ही अंदाज के साथ, और उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है। भारी तादाद में यहाँ पर युवा पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, और कुछ ऐसे नजारे भी दिख रहे हैं जहां पर लोग अलग अंदाज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। बिल्कुल अर्पिता, कोई घोड़ी से पहुंच रहा है, कोई अपनी शाही सवारी से पहुंच रहा है, लेकिन एक महापर्व है जिसका उत्साह महसूस किया जाना चाहिए, और मतदान जिसका आपका अधिकार है उसका इस्तेमाल भी पूर्ण रूप से करना चाहिए। मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। आप सीधे रुख करना चाहेंगे फिरोजाबाद का, जहां से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए फिरोजाबाद भी लगभग ये कहा जाए कि बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है। आपने ही बताया कि वहां पर कैसे बीजेपी 2017 में हावी रही थी, वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा बीजेपी का रहा था, लेकिन इस बार यथास्थिति बनी हुई है, या पर वहां पर कोई दूसरे तरीके के समीकरण, जातीय समीकरण हावी है विकास के मुद्दों पर और तमाम अन्य मुद्दों पर? देखिए, बिल्कुल एक चीज तो है नेहा कि 38.24% वोट जो है वो अभी तक फिरोजाबाद में हो चुका है। और ये जरूर है, यहाँ पर मैं फिर से कहूंगा कि जो चुनावी मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे शायद यहाँ नजर नहीं आ रहे। आप आम आदमी से बात कीजिए तो वो ये जरूर कहता है कि मुद्दा जो है वो महंगाई हो सकता है, बेरोजगारी है, उसके लिए विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए जो है किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब बात करते हैं कि क्यों काम नहीं हुआ, तो वो ये कह देते हैं कि देखिए नेता आते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं, वादे करते हैं। और मैं तो अब कहूंगा कि जिस तरीके से इस चुनावी जंग के अंदर जुबानी जंग शुरू हुई है, ये जुबानी जंग ही जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों को पीछे छोड़ देती है, और उनका जो कोर वोटर होता है वो इसी चीज को लेकर चलता है कि मेरे नेता के ऊपर क्यों आरोप लगाया, मैं उसके नेता के खिलाफ क्यों नहीं वोट करके। तो एक तरीके से ये जरूर है कि जब सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं तो जातीय समीकरणों को टटोला जाता है, और जब जातीय समीकरणों को टटोला जाता है तो उनकी गोलबंदी की जाती है, और उस गोलबंदी के अंदर कहीं ना कहीं हर पार्टी ये चाहती है कि छोटी छोटी जातियों को जोड़कर जो है मैं चुनाव जीत जाऊं, क्योंकि जो
यादव परिवार है उसका फिरोजाबाद में बहुत ज्यादा यहाँ पर वोट बैंक नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि गैर यादव ओबीसी वोटर्स को और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर्स के अंदर सेंध लगाकर मैं यहाँ पर एक बार फिर से काबिज हो जाऊं 2002, 7 और 12 की तरह। लेकिन मुकाबला बड़ा टक्कर का है और महिलाओं के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा का है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन गई है। मैं आपको कहूंगा अपने कैमरामैन से वो दिखाएं कि लाइन अभी भी सुबह से इसी तरीके की लगी हुई है। ठीक है, कुमार कुणाल मेरे सहयोगी हाथरस में ही मौजूद हैं। कुमार, देखिए हाथरस की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर हमेशा से ही बीएसपी का दबदबा रहा, लेकिन पिछले चुनाव में ये तस्वीर बदली और बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात यह है कि हाथरस में सबसे ज्यादा ठाकुर, वैश्य और ब्राह्मणों का वोट है। लेकिन सुबह से ही जिस बूथ पे मैं खड़ी हुई थी मैंने ये देखा कि यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। क्या इसकी बड़ी वजह ये हम माने कि बीजेपी ने अपनी ओर से महिला कैंडिडेट को उतारा है? देखिए, सिर्फ महिला कैंडिडेट उतारने की बात है, बीजेपी की बात तो है ही, लेकिन महिला सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं नेहा, तो सबसे पहले हाथरस का नाम आता है, क्योंकि जो 2020 सितंबर में घटना हुई उसके बाद जो केंद्र बिंदु बनाया महिला सुरक्षा को वो हाथरस की घटना ने बनाया। अभी हम थोड़ी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जैसे जैसे दोपहर का वक्त होता जा रहा है महिलाओं की कतार लंबी होती जा रही है और ये एक बड़ा संकेत है कि किस तरीके से महिलाएं घरों से निकल करके लगातार हर उम्र की, हर वर्ग की महिलाएं जो है वो वोट देने के लिए निकल करके आ रही हैं। युवा महिलाएं भी हमें दिखी और बुजुर्ग महिलाएं भी दिखी। तो ये एक तरीके से ये इंडिकेटर है कि इस बार महिलाओं का रोल बहुत अहम होने वाला है। अगर जो चुनाव परिणाम आएंगे आखिर में उसमें महिला उम्मीदवारों की भी भूमिका होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिरकार महिलाएं कितनी जागरूक हैं। तमाम चीजें, चाहे वो सुरक्षा हो, महंगाई हो, यहां तक कि रोजगार हो, वो मुद्दे भी महिलाओं को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना पुरुषों को। तो ये एक वजह है कि महिलाओं का जो योगदान है इस समय ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, महिला वोटर्स इस वक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं मतदान में और ये हाथरस में नहीं, दरअसल कई मतदान केंद्रों में हमने यही तस्वीर देखी है। आज सुबह से हाथरस में लगभग 22 से 23% मतदान हो चुका है, लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की 59 सीटों की बात कर ले तो लगभग 35% मतदान हो चुका है। पंजाब की अगर 117 सीटों की बात कर ले तो वहां पर लगभग 31% मतदान हो चुका है। लेकिन इस बीच हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सैफई से हमारी संवाददाता अर्पिता आर्या जुड़ी हुई है, फिरोजाबाद से आपने हिमांशु मिश्रा को सुना, कुमार कुणाल हाथरस में मेरे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन इन सभी जगहों पर एक एक करके हम आपको लिए चलेंगे, दिखाएंगे वहां के मतदान केंद्रों की तस्वीरें और साथ ही आपको बताएंगे कैसे आज तीसरे दौर का ये जो 59 सीटों पर मतदान होना है ये बेहद दिलचस्प है। सीधे आपको लिए चलेंगे एटा से, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जी बताएं, वहां के मतदान केंद्र का क्या हाल है? देखिए, सुखद तस्वीरें हैं और सुबह से लगातार हम लोग जो दिखा रहे हैं हालात वैसे ही हैं। लगातार लाइन यहाँ पर लगी हुई है, आप देख भी रहे होंगे, एक तरफ पुरुष हैं और दूसरी तरफ महिलाएं। महिलाओं मतदाताओं की आप बात कर रही हैं तो ये शायद पहले फेस और दूसरे फेस में लगातार देखने को मिला कि महिलाओं ने किस तरीके से उत्साह के साथ जो है वोटिंग परसेंटेज में अपनी भागीदारी निभाई और जगह जगह जो है महिला मतदाता, चाहे वो बुजुर्ग मतदाता हो या फिर जो है वो युवा मतदाता हो महिला, वो तमाम लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर नजर आए। मेरे साथ यहाँ की BLO हैं जो लगातार सुबह से मॉनिटर कर रही हैं कि आखिर मतदान की स्थिति क्या है, कितने मतदाता आ रहे हैं, कितने वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। तो उनसे समझ लेते हैं कि आखिर मतदान की स्थिति इस समय फिलहाल क्या चल रही है। हम देख रहे हैं लगातार भीड़ तो यहाँ पर देखने को आप सभी सहयोगी जो अलग अलग मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।